क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके एंजाइम्स की ऑप्टिमम वर्किंग के लिए टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना ज़रूरी है। तो अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो जैसा भी है, तो जो कोर का टेम्परेचर है, जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर है, बॉडी का इनर टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, उसका तकरीबन कांस्टेंट रहना या एक नैरो रेंज के अंदर उसकी फ्लक्चुएशन को बियर किया जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए। तो और दूसरी बात, इसके अलावा इस वजह से भी थर्मो रेगुलेशन ज़रूरी है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब एक दफ़ा टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर है, थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ जो हैं, इनको कम किया जाता है। टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर वो ज़रा स्टेबलाइज हो जाता है, कम हो जाता है, उसको डिक्रीज किया जाता है। जैसे हम सो रहे होते हैं, कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सोए हुए हैं, तो वो जो बेसिक फंक्शन है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट अपना काम कर रहा है, ठीक है, और यानी जो बेसिक फंक्शन है लाइफ के लिए वो हो रहे हैं। लेकिन जो मेन, हम जब जागते हुए जिस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो रही, बल्कि जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट जो है वो कम हो गया है। जब मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, और हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म और थर्मो रेगुलेशन दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, तो थर्मो रेगुलेशन जो है, जब मेटाबॉलिज्म कम हो गया है और अब हमें बहुत ज़्यादा थर्मो रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका एक और जो फ़ायदा है वो ये भी होता है, और वो इस मकसद के लिए भी ज़रूरी है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो डाउन होती हैं, तो एक्टिव जो ये हमारा डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ये उस टाइम पे अपना जो अपनी एंटीबॉडीज बना लेता है, अपने सेल्स जो इसके डिफेंस सिस्टम के लिए जो इसके अपने सेल्स हैं, ल्यूकिन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, जिन्होंने ये सारा डिफेंसिव रोल प्ले करना होता है, वो सारे उस टाइम पे बनते हैं जब मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होना ये इस वजह से भी ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपने जो सारे उसके असासे हैं ना, अपने उसके सोर्सेज हैं, उनको रिप्लेनिश कर ले। और उसके अलावा जैसे हम बर्ड्स की बात करते हैं कि वैसे भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने मसल्स इस्तेमाल करते रहते हैं, तो मसल्स में वियर एंड टियर जो हो रहा है, बर्ड्स में फ्लाइंग की वजह से वियर एंड टियर हो रहा है। जब एक दफ़ा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो उस दौरान, उस कम एक्टिविटी वाले पीरियड के दौरान, वो सारी जो रिपेयर का काम है, बॉडी रिपेयर का काम करती है, बॉडी अपने सारे जो उसके सोर्सेज हैं उनको रिपेयर करती है, रिप्लेनिश करती है। तो इस वजह से यानी कि ये जो मेटाबॉलिक रेट है इसका स्लो डाउन होना भी ज़रूरी है। तो एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद बॉडी जो है वो अपने सोर्सेज को, अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करती है, उनको मेंटेन करती है। तो ये सारा जो है ये थर्मो रेगुलेशन के साथ रिलेटेड है। यानी थर्मो रेगुलेशन जो है ये सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म के लिए या आपके एंजाइम्स के लिए नहीं है कि उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो थर्मो रेगुलेशन है उसका इम्यून सिस्टम के साथ भी डायरेक्ट एक उसका कनेक्शन है, लिंक है। क्योंकि जो ही थर्मो रेगुलेशन की एक्टिविटीज जो है वो कम होंगी, आप लेस एक्टिव हैं, तो उसी टाइम पे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा तो जो इम्यून सिस्टम है वो अपना, अपने जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसके सेल्स हैं, इंटरल्यूकन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी बनाना शुरू कर देगा, उनको रिप्लेनिश करेगा, अपने सोर्सेज को मेंटेन करेगा। तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके अलावा हमने यानी थर्मो रेगुलेशन ये कि बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें हमने देखा था कि पहले किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता था। अब ऑल्दो वो जो टर्म्स हैं वो अबंडन हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हम जब डिस्कस करते हैं स्टार्ट वहीं से लेते हैं। हमने जैसे पोइकिलियोथर्म की बात की, उसके बाद हमने होम्योथर्म्स की बात की, फिर हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब हम चले तो हमने कहा एक्टोथर्म्स हैं। अब हमने उनको मजीद पोइकिलियोथर्म्स नहीं कहा, बल्कि अब हमने हीट गेन के हवाले से इनको क्लासीफाई किया। जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं हीट गेन करने के लिए, उन्होंने कहा ये एक्टोथर्म्स हैं। जो इंटरनली हीट जनरेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे, और हमने कहा ये एंडोथर्म्स हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनली हीट जनरेट कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी उन पे
अपना इफेक्ट उन पे असरअंदाज होता है, उनको इफेक्ट करता है, तो उनकी बॉडी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर भी। तो उन्हें हमने कहा ये हेटेरोथर्म्स है, यानी वो इंटरनली टेम्परेचर जनरेट भी कर रहे हैं, सॉरी हीट जनरेट भी कर रहे हैं, अपने टेम्परेचर को इंटरनली भी रेगुलेट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट पे भी वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। तो उन्हें हमने कहा ये हेटेरोथर्म्स है, ठीक है। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे है, ये सिर्फ और सिर्फ हीट गेन की बेस पे है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि इसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो मौजूद हैं, जो जब हम बर्ड्स को ट्रूली एंडोथर्म कह रहे हैं तो वो भी ऐसी रेगुलेशन शो कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज शो कर रहे हैं जो कि एक्टोथर्म करते हैं। और एक्टोथर्म जो है वो भी मतलब जो वो बिल्कुल कंप्लीटली अपने इन्वायरमेंट पे रिलाय नहीं करते, बल्कि इवन के जिन्हें हम कोकिलियोथर्म और एक्टोथर्म कह रहे हैं वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो उनकी डिवाइसेस हैं, यानी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स और वो जो स्ट्रेटजीज हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन, तो वो सारी एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि एंडोथर्म्स में होती हैं। और फिर हमने ये देखा कि ये जो सारी जो रेगुलेशंस हैं ये सेलुलर लेवल पे हो रही होती है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो रही होती है, एनाटॉमिकल लेवल पे ये अडेप्टेशंस होती हैं। इसके साथ साथ जब हम ब्रेन की बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो इन्वॉल्व होता है, और फिर उसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है जो यानी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है ताकि जो इंटरनली हीट को जनरेट किया जा सके। तो ये जो ब्रेन जहाँ पे आके इन्वॉल्व होता है ना, नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्व होता है, तो वो अल्टीमेटली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उससे पहले जो है वो हर ऑर्गन, जैसे हमने कहा था कि जो लिवर है उसके पास अपनी डिवाइसेस होती हैं, हीट एंड कूल डिवाइसेस, लिवर के अलावा किडनी के पास है, ठीक है। तो ऑर्गन्स के पास अपनी डिवाइसेस हैं और वो उसको रेगुलेट करते हैं, इसको टेम्परेचर को अपने अंदाज में अपनी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए। जैसे लिवर है तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स की मदद से नॉन शिफ्टिंग थर्मोजेनेसिस करता है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये ब्राउन फैट होता है, और ब्राउन फैट से वो नॉन शिफ्टिंग थर्मोजेनेसिस करते हैं, ब्राउन फैट के मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होती हैं। फिर हमने उसके अलावा ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो उनके ऊपर वो इंसुलेशन होती है, फैट्स की इंसुलेशन, उससे वो हीट को कंजर्व करते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्टीमेटली उनका जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। अक्सर आपने माइक अनम्यूट किया हुआ, आप कुछ बात करना चाह रही हैं, कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ? मैम मुझे पता नहीं चला, सॉरी। अच्छा कोई बात। तो उसके बाद अच्छा, अगर किसी को कोई यहाँ तक कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ तो मुझे बताइए, अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम इम्यून सिस्टम के बारे में दोबारा बता दें, वो कैसे जो है वो इफेक्ट हो रहा है। मैं ये बता रही थी, चले मैं दोबारा बताती हूँ। वो मैंने ये डिस्कस किया है कि जो थर्मो रेगुलेशन है ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि ये अपने आप में कोई एक अलग सी कुछ है, बल्कि थर्मो रेगुलेशन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है। जब थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज जो है ये कम हो जाती है, टेम्परेचर स्लो डाउन हो जाता है, जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे जो नर्वस सॉरी ये जो इम्यून सिस्टम है ये अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करता है। यानी इसकी जो एंटीबॉडीज है, नर्वस सिस्टम के कौन से सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज हैं, उसके अलावा इंटरन्यूक्लियंस हैं, साइटोकाइंस वगैरह हैं, यानी जिनसे इसने अपना डिफेंसिव रोल प्ले करना होता है। तो उस टाइम पे ये अपने वो सेल्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, इंटरल्यूकिन बनाता है इम्यून सिस्टम, साइटोकाइंस बनाता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी जो है उसको अपना टेम्परेचर जो है वो थोड़ा उसने कम टेम्परेचर रेगुलेट किया हुआ है, कम टेम्परेचर पे वो स्टेबल है, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रही, तो इस वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी जाहिर है स्लो डाउन हो गया है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म तब हाई होगा ना जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ज्यादा है। जब हम सोए हुए हैं या कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो उस दौरान हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कम हो गई है, ठीक है। सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट यानी जो बेसिक फंक्शन है वो उसके लिए हमें चाहिए, तो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, जितनी हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो जाहिर रहेगी बेसिक फंक्शंस के लिए। लेकिन उसके अलावा जो हम ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे और उसके लिए एनर्जी चाहिए थी, तो अब हमें वो जरूरत नहीं है उन एक्टिविटीज के लिए।
अब जब मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन हुआ है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ है, तो अब जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स बनाना शुरू हो गया, बॉडी एक और काम पे लग गई है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना, टेम्परेचर को एक कम लेवल पे स्टेबल करना, टेम्परेचर को डिक्रीज करके उस लेवल पे स्टेबल रखना, ये इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर वर्क ना करे तो तब भी हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, इम्यून सिस्टम को अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने के लिए। यस मैम, हो गया है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद अच्छा हम बात कर रहे थे कि जो बिहेवियरल एक्टिविटीज की बात कर रहे थे कि जो जब ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो ब्रेन कब इन्वॉल्व होता है, अल्टीमेटली बिल्कुल एंड पे आके आखिरकार जब कोई और ऑर्गन जो अपना रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो उसमें एक्सट्रीम किस्म की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, या तो वो एक्सट्रीमली हाई हो गया या एक्सट्रीमली लो हो गया, तो वहां पे फिर आके जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, जिसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। यानी अगर विंटर सीजन इतना एक्सट्रीम लेवल का हो, या विंटर में एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए विंटर सीजन में कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली लो हो जाए कि ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव ना कर सके और इंटरनली भी इतनी हीट जनरेट ना कर सके कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करें, तो वो फिर हाइबरनेट कर जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एक किस्म का, यानी कि अब वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे। इस तरह से क्या करते हैं, अपनी हीट को कंजर्व कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज को कंजर्व करते हैं। और सिर्फ उनका हार्ट जो है वो तो ज़ाहिर है बीट करना उनकी लाइफ के लिए जरूरी, लेकिन हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, बाकी ब्रेन की एक्टिविटीज जो है वो रुक जाती हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो नियर टू जीरो हो जाता है। जीरो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन नियर टू जीरो हो जाता है। ठीक है, और जब एस्टिवेशन होती है, यानी जिसे हम समर स्लीप भी कहते हैं, यानी अब ये जो हाइबरनेशन है ये मैमल्स शो करते हैं हमें विंटर में, विंटर कंडीशंस को, विंटर में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसमें सरवाइव करने के लिए। और जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन जिसे हम समर स्लीप भी कहते हैं, ये उन्होंने हमें एम्फीबियंस में नजर आती है, इंसेक्ट्स में नजर आती है, ठीक है, और फिशेस में नजर आती है। तो ये जो एस्टिवेशन है, समर स्लीप, इसमें भी यही होता है, यानी जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो गया इन्वायरमेंट का और ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उनकी अपनी जो हीट एंड कूल डिवाइसेस हैं वो भी इतनी एक्टिव नहीं है कि उस टेम्परेचर, अपने इंटरनल टेम्परेचर को कम रख सकें और उस जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो उनको इतना इफेक्ट ना करे, तो वो फिर क्या करेंगे, वो भी समर स्लीप में चले जाएंगे, यानी इनएक्टिवेट हो जाएंगे, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे। उनके जो मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, नियर टू जीरो हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये जो है एक्टोथर्म जो है ना वो समर स्लीप शो करते हैं, एक्टोथर्म्स में अमूमन होती है ये एस्टिवेशन। और ये जो मैमल्स हैं, जो एंडोथर्म्स हैं, इनमें हमें अमूमन नजर आती है ये जो विंटर स्लीप है, हाइबरनेशन। ठीक है, तो उसके अलावा टॉर्पर, ये भी डॉर्मेंसी है। जैसे हमने हमिंग बर्ड की बात की थी कि वो टार्पर में चला जाता है, यानी इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, और जब इनएक्टिव स्टेट में जाता है तो जाहिर है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने जो सेल्स बना लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है, इंटरल्यूकन्स वगैरह बना लेता है, और जो उसका वो मसल्स में फ्लाइंग के दौरान वियर एंड टियर हुआ है उसको वो सेट कर लेता है, अपने मसल्स को दोबारा से मेंटेन कर लेता है, वो जो डीजनरेट हुए होते हैं उनको दोबारा से ठीक कर लेता है, ठीक है, मेंटेन कर लेता है। तो इस तरह से टॉर्पर के दौरान जो बॉडी है वो खुद को मेंटेन कर लेती है इनएक्टिविटी के दौरान, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है उस दौरान तो बिल्कुल स्लो डाउन होता है। और ये सिर्फ एक्सट्रीम टेम्परेचर को ही नहीं सर्वाइव करने के लिए ये डोरमेंसी नहीं होती है, बल्कि फूड रिसोर्सेज पे जब स्कार्स हो, फूड रिसोर्सेज कम है, तो तब भी जाहिर है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फूड रिसोर्सेज चाहिए उन्हें इंटरनल मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबोलाइट्स हो ना तो उनको करेंगे ना डिग्रेड और उससे एनर्जी देंगे। अगर मेटाबोलाइट्स हैं ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से उन्होंने जनरेट करनी है। तो जब भी फूड रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, फूड रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में कम हो जाते हैं, तो तब भी ऑर्गेनिज्म उस फूड की कमी को उसमें सर्वाइव करने के लिए
वो डॉर्मेंट कंडीशंस में चले जाते हैं, अपना जो उनका मेटाबॉलिक रेट है उसको स्लो डाउन कर देते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। और जब टेम्परेचर ये उस कंडीशन में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सर्वाइव करना होता है तो फिर ये बरोज में चले जाएंगे और दे आल्सो सीक रिफ्यूज इन मड इन समर। जैसे हमने बात की थी उनकी एम्फीबियंस की कि वो वाटर में जंप करते हैं, ठीक है। फिशेस जो है, हम एक्टोथर्म की बात करें ना कि एक्टोथर्म जो है वो समर स्लीप, उनमें ये फिनोमेना होता है एस्टिवेशन वाला। तो जो फिशेस की जब हम बात करें, अगर जो जिस लेक में वो रह रही है वहाँ का वाटर जो है वो ड्राई हो रहा है, तो उन एरिड कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए वो क्या करेंगे कि उसमें मड में वो चले जाएंगे, फिशेस जो है मड में। और जब वो मड भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा म्यूकस क्रिएट करेंगे और म्यूकस की एक कवरिंग सी ऊपर एक सैक सा बन जाएगा उन फिशेस के ऊपर। और फिर उसमें से उस सैक में से बस एक सुराख सा होगा और वो जो जो मड उसके ऊपर है उसमें से भी थोड़ा सा सुराख होगा, उसी में से वो सांस ले रही होंगी। तो और ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं एंडोथर्म यानी जो विंटर स्लीप शो करते हैं, तो ये भी कुछ इंटरवल्स के बाद 1-2 वीक्स के बाद ना ये उठते हैं और फिर ये एक दफा फ्रेश एयर को ब्रीथ करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से ये इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये इनकी एक एडाप्टेशन है, इनकी टेक्टिक्स हैं, इनकी स्ट्रेटजीज हैं उन फूड स्कार्सिटी को में सर्वाइव करने के लिए और उसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ये ऑर्गेनिजम्स की जो है ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। क्योंकि आप देखिए जो एक्टोथर्म्स है ना, एक्टोथर्म्स हम कहते हैं कि अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो उनको ये फायदा होता है कि इंटरनली वो जो उनके हीट जो एनर्जी है, जो हीट जनरेट हो रही है और जो एनर्जी है उन्हें बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं करनी पड़ती अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो इंटरनल उनके एनर्जी सोर्सेज हैं उनको वो फिर अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके साथ साथ वो अपनी जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक्टोथर्मी का अपना एक बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि चूंकि वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करें, अब अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है, एक्सट्रीमली लो हो जाता है, तो क्या ये एक्टोथर्म्स उसमें सर्वाइव कर सकेंगे? कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकते। तो फिर उस सूरत में इन्हें ये करना पड़ता है कि ये बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में ये सर्वाइव कर सकते हैं और उसी के अंदर ये रहते हैं। तो और जो एंडोथर्म है जो इंटरनली हीट जनरेट कर सकते हैं, वो तो फिर ऐसे कंट्रीज में भी जा सकते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, क्योंकि उन्होंने इंटरनली टेम्परेचर को इंटरनली हीट को जनरेट कर लेना है और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना है। तो एंडोथर्म जो है वो उन्हें अपने ज्यादा जो इंटरनल सोर्सेज हैं उन्हें यही थर्मो रेगुलेशन में ही सारे एक्सपेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज। तो उनको फिर फूड इंटेक ज्यादा करनी पड़ती है ताकि वो ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर सके। जबकि जो एक्टोथर्म्स हैं उन्हें इतने ज़्यादा फूड रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, एंडोथर्म्स की तरह बहुत ज़्यादा फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये उन मेटाबोलाइट्स को अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेचर के लिए तो ये डिपेंड ही अपने इन्वायरमेंट पे करते हैं। तो एक्टोथर्मी और एंडोथर्मी दोनों जो स्ट्रेटजीज हैं ये इनके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। और ज़ाहिर है बाकायदा एक एवोल्यूशन हुई है और तभी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डेवलप हुई हैं और ये सर्वाइव कर रहे हैं। और हाँ जी, तो ये अब आप ये देखिए कि जो हमने ये बात की कि ऑर्गेनिज्म हमने इनको क्लासिफाई किया, फिर कल हमने बात की थी कि एक्सेप्शंस भी हैं कि किसी को हम एंडोथर्म नहीं कह सकते, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ यही एक्टोथर्म है। और हमने यानी एंडोथर्म में भी देखा कि वो भी अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हुए होते हैं, वो भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपना रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन का ये जो सिस्टम है इसमें कुछ है फ्लॉज, ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकता, क्लासिफाई नहीं कर सकता सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो इट मीन्स कि कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन की बेस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करते हैं थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज के हवाले से, तो फिर इसके लिए कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके लिए फिर एक बात की जाती है कि इसके लिए फिर हमें रिदम्स देखने चाहिए, क्योंकि रिदम्स जो है वो डीएनए में इनबिल्ट होते हैं। यानी एक हमारे अपने अंदर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल क्लॉक होता है और वो इंटरनल क्लॉक जो है जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग एडाप्टेशन आ रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो
जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे फर ग्रो करती है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे बॉडी पे हेयर्स, स्कैंटी हेयर्स होंगे, कहीं कहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, जबकि फर ग्रो करती है बाकायदा जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ये सर्केडियन रिदम्स और सर्कैनुअल रिदम्स, ये 24 आवर क्लॉक, ये हमारे अंदर इनबिल्ट होते हैं कि बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट कर रही होती है। हमारे जो डीएनए है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन, ज़ाहिर डीएनए से प्रोटीन बनेंगी और प्रोटीन जो है सारा जो एक्सप्रेशन है डीएनए का वो प्रोटीन की सूरत में ही है। तो यानी कि हम इस चीज को थर्मो रेगुलेशन की जो बात है, यानी क्लासिफाई करते हैं थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज के हवाले से, तो हम इनको ये रिदम्स के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनकी, अगर आप बर्ड्स की ही बात करते हैं तो बर्ड्स में आप देखिए कि अगर ये जो विंटर सीजन है, क्योंकि हम देखते हैं ना साइबेरियन बर्ड जो है वो उन एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव वहाँ पे तो कर नहीं सकते, तो वो माइग्रेट करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन हमें देखने में आती है। तो वो क्या करते हैं, अब आप देखिए कि जो ही वो अभी अभी वो विंटर सीजन आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन उनके अंदर ये रिदम एक इंटरनल क्लॉक है कि जब जो ही वो सीजन आने वाला है तो वो वहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो माइग्रेट करके तो आगे यहाँ पे जहाँ जो भी उनकी है जगह जहाँ पे जाके सर्वाइव करना, वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ से फिर वो जब कंडीशन जो है वो कंड्यूसिव हो जाती है उनके लिए, वहाँ पे वापस जाते हैं और फिर उनकी जो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बर्ड जो है अगर विंटर सीजन जो है वो प्रोलॉन्ग करते हैं तो बर्ड्स अपने, हम कहते हैं बर्ड्स एंडोथर्मिक यानी इंटरनली हीट को रेगुलेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, तो वो अपने सारे इंटरनल सोर्सेज को हीट रेगुलेशन, हीट जनरेशन में ही लगा देंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन में ही लगा देंगे, तो वो फिर रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? रिप्रोड्यूस करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, लेकिन वो अपनी सारी एनर्जी कहाँ एक्सपेंड किए जा रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो ही विंटर सीजन खत्म होगा तो जो उनका रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड था वो भी गुजर चुका है, तो अब उनका जब वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी जो ये जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो सारा थर्मो रेगुलेशन वाला सिस्टम है, ये जो सारे रिदम्स चल रहे होते हैं, ये सारे जो है ना ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं और ऑर्गेनिजम्स की नेटेलिटी और मोर्टेलिटी उन्हें ये इफेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि अगर विंटर सीजन जो है ये कम हो जाता है तो उनकी नेटेलिटी बढ़ेगी, यानी उनका ग्रोथ, उनका जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी बर्ड्स। खैर ये कुछ रिदम्स के हवाले से कुछ एडिशनल बातें थी, लेकिन बहरहाल जो हमने डिस्कस किया कि क्यों थर्मो रेगुलेशन जरूरी है और कैसे प्रीवियसली कैसे क्लासिफाई किया जाता था ऑर्गेनिजम्स को और अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स को, क्या इनकी थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या है, मतलब इनमें जो हमने मुख्तलिफ एनाटॉमिकल स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की हैं और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन डिस्कस किए, उसके अलावा सेलुलर और फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। ठीक है, तो इनमें आप मुझे बताइए, ये जितना हमने डिस्कस कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही था और हमारा सिलेबस अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गया आज। यहाँ तक आपको थर्मो रेगुलेशन का आज तक जितना भी हमने पढ़ा है कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो। रिकॉर्डिंग मेरा चैनल स्टॉप करती हूँ और आपके क्वेश्चन देते हैं, खैर आप पूछिए जिसका कोई